Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will study about John Dryden's life and his works. तो उनका जो लाइफ स्पैन था वो 1631 से 1700 तक था. तो उनका जो बॉर्न हुआ था वो 1631 में हुआ था. एंड ही वॉज पोइट, इंग्लिश क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट. And he was the eldest of 14 children born to his parents. And he was also a first poet laureate from 1668 to 1688. तो वो पोइट लॉरिएट रहे थे 1668 से लेके 1688 तक, और फिर 1689 से शेडवेल पोइट लॉरिएट बने. एंड ही स्पोर्ट पुरिटन कॉज ऑफ पार्लियामेंट. वॉल्टर स्कॉट ने उनको एक टाइटल दिया था ग्लोरियस जॉन. एंड डॉक्टर जॉनसन सेड ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्वल. And he was the founder of descriptive criticism in English. एंड उन्होंने स्कूल टाइम से ही पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिचर्ड बुशबाय, द फेमस हेडमास्टर ऑफ द स्कूल. तो उन्होंने अपने स्कूल हेडमास्टर से इन्फ्लुएंस्ड होकर पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था. एंड ही सैड वर्ड प्लीज द ग्रीक वुड नॉट सेटिस्फाई इंग्लिश ऑडियंस. जो राइटिंग ग्रीक को सेटिस्फाई कर सकती है वो इंग्लिश ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती. और अपनी यूथ के टाइम में ही वो कोहली के इन्फ्लुएंस में आ गए थे. एंड ही स्किलफुल यूज़ ऑफ द हीरोइक कपलेट वाज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश पोइट्री. तो उन्होंने जो हीरोइक कपलेट का यूज़ किया था, उसका जो स्किलफुल यूज़ किया था, वो एक इंग्लिश पोइट्री के लिए एक ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था. एंड अंडर हिज लीडरशिप द हीरोइक ट्रेजेडी डोमिनेट द स्टेज फ्रॉम 1660 टू 1678. तो उनकी लीडरशिप के अंडर जो हीरोइक ट्रेजेडी थी वो डोमिनेट की थी 1660 से 1678 तक. एंड ही सेड इन माई स्टाइल आई हैव पोसेस्ड टू इमिटेट शेक्सपियर. तो उन्होंने कहा था कि मैंने शेक्सपियर को इमिटेट करना है या कॉपी किया है अपने स्टाइल में. नेक्स्ट हम उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स देखते हैं. तो जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट पोइम्स लिखी थी, फर्स्ट थी हीरोइक स्टांजा, जो कि 1658 में पब्लिश हुई. एंड इट वाज यूलोजी ऑन द क्रॉमवेल डेथ. यूलोजी मीन्स प्रेज. तो ये उन्होंने क्रॉमवेल की डेथ के बाद उनकी प्रेज में लिखी थी, और इसमें उन्होंने क्रॉमवेल के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया था. नेक्स्ट उन्होंने जो ऑस्ट्रिया रिडक्स लिखी 1660 में, ये जब चार्ल्स टू रेस्टोरेशन में आए थे तो तब उन्होंने लिखी थी. एंड इट वाज द वेलकमिंग ऑफ चार्ल्स टू. तो उसके चार्ल्स टू के वेलकम में लिखी थी उन्होंने ये. एंड इट कंसिडर चार्ल्स ऑफ पीस एंड ऑर्डर. चार्ल्स का जो वर्क था उसको इसमें प्रेज किया था. नेक्स्ट उन्होंने लिखी थी एनुअस मिराबलस, जो कि 1667 में पब्लिश हुई. एंड इट मीन्स वंडरफुल ईयर्स. और जो लंदन में ग्रेट फायर हुई थी 1666 में, उसके कुछ इवेंट्स उन्होंने इसमें लिखे हैं. एंड डेडिकेट दिस पोएम टू मेट्रोपोलिस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होके आ सकते हैं. नेम द पोएम इन विच रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू मेंशन. तो इट्स आंसर इज ऑस्ट्रिया रिडक्स. एंड नेम द पोएम इन विच यूलोजी ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल. तो इट्स आंसर इज हेरोइक स्टांजा. एंड नेम द पोएम इन विच ग्रेट फायर इन लंडन मेंशन. तो इट्स आंसर इज एनुअस मिराबलस. नेक्स्ट रिलीजियो लाइसी, जो कि 1682 में पब्लिश हुई, और इट मीन्स रिलीजन ऑफ ले मैन, जिसमें कि उन्होंने डिफेंड किया एंग्लिकन चर्च को. नेक्स्ट पोइम उन्होंने लिखी थी द हिंद एंड द पैंथर, जो कि 1687 में पब्लिश हुई. तो इसमें वो रोमन कैथोलिक में कन्वर्ट हो गए थे, तो इस चीज़ को उन्होंने सेलिब्रेट किया था. तो इस टाइम पे जो जेम्स टू थे वो मोनार्क बने थे, तो उनका जो रिलीजन था वो रोमन कैथोलिक था. तो जॉन ड्राइडन भी रोमन कैथोलिक में कन्वर्ट हो गए थे, तो उसी को इन्होंने इसमें सेलिब्रेट किया है. यहाँ पे जो हिंद है वो कैथोलिक का सिंबल है, और जो पैंथर है वो एंग्लिकन चर्च का सिंबल है. अब 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ. तो 1689 में जो जेम्स टू थे वो भाग गए थे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम पे. तो इस टाइम पे मैरी टू एंड विलियम ऑफ ऑरेंज मोनार्क बने. तो जॉन ड्राइडन ने कुछ लिरिकल पोइम्स भी लिखी, दैट इज अलेक्जेंडर फीस्ट एंड अपशलोम एंड एचिटोफिल, सॉन्ग ऑफ सेंट सिसिलिया डे.
अब हम उनके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टाइरिकल पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट है एब्शलोम एंड अचीटोफेल, जो कि 1681 में पब्लिश हुई और ये एक पॉलिटिकल सटायर था। तो ये बिब्लिकल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें बिब्लिकल करैक्टर्स लिए गए हैं। तो जैसे कि ये एक एल्गोरिकल पोइम है, तो इसमें जो बिब्लिकल करैक्टर हैं वो प्रेजेंट टाइम के करैक्टर्स को शो कर रहे हैं। जैसे कि जो एब्शलोम है वो ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को शो कर रहा है, अचीटोफेल अर्ल ऑफ शेफ्सबरी को शो कर रहा है, और जो डेविड है वो किंग चार्ल्स II को दिखाता है। अब जैसे कि हम इसके टाइटल में देखते हैं एब्शलोम एंड अचीटोफेल, तो इसमें जो एब्शलोम है वो ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ है। ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ कौन था? जो किंग चार्ल्स II का इलेजिटिमेट सन था ये। तो जो अचीटोफेल था ये अर्ल ऑफ शेफ्सबरी था। अब जो अचीटोफेल है जो एब्शलोम को परसुएड करता है कि तुम अपने फादर के साथ लड़ाई करो थ्रोन के लिए, कि तुम्हारे फादर की डेथ के बाद जो तुम्हारा ब्रदर है जेम्स उसको थ्रोन ना मिले, जबकि तुम भी उतने ही हकदार हो, तो तुम रेबल करो या अपने फादर के साथ लड़ाई करो कि तुम्हें जो है वो थ्रोन मिले। अब उस टाइम पे दो पार्टीज होती थी, बिग एंड टोरी, और जो बिग पार्टी थी वो किंग चार्ल्स II के अगेंस्ट रेबल करना चाहती है, पर टोरी पार्टी ऐसा नहीं चाहती। तो इसमें पॉपिश प्लॉट का रेफरेंस दिया है, जिसमें कि किंग चार्ल्स II को किल करने की प्लानिंग होती है, और जो उनके ब्रदर हैं जेम्स उनको जो रोमन कैथोलिक है उनको थ्रोन मिलना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे बिल, एक्सक्लूजन बिल पास करवाए गए थे कि जो किंग चार्ल्स II का ब्रदर है जेम्स, जो कि रोमन कैथोलिक है, उसको थ्रोन नहीं मिले, पर किंग चार्ल्स II के जो इलेजिटिमेट सन है उसको थ्रोन मिले। अब ये एक पॉलिटिकल सटायर है, तो इसमें दो पार्टीज थे, बिग एंड टोरी पार्टी, और जो बिग पार्टी थी वो पार्लियामेंट में उनका इंटरेस्ट था, पर वो रॉयल पावर को लिमिट में चाहते थे। पर जो टोरी थे उनका इंटरेस्ट हेरिडिटरी रूलर्स पे था, वो मोनार्क को चाहते थे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है जो कि हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, चार्ल्स II जो कि किंग डेविड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ जो कि इलिजिमेट सन था किंग चार्ल्स II का, और जो एब्शलोम को शो कर रहा है, और शेफ्सबरी जो कि अचीटोफेल को शो कर रहा है, एंड बिकिंघम जो कि जिमरी को शो कर रहा है। और सेकंड जो उनका इम्पोर्टेंट स्टाइरिकल वर्क था द मेडल और सटायर अगेंस्ट सेडेशन। तो जॉन ड्राइडन के ये 3 सटायर बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस थे, एब्शलोम एंड अचीटोफेल, द मेडल एंड द मैकफ्लेक्नो। और द मेडल एक एपिस्टल वर्क था बिग पार्टी के ऊपर, एंड द मैकफ्लेक्नो और इसका जो टाइटल था अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोइट T.S. तो इसमें आपको पूछ सकते हैं कि T.S. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स थॉमस शेडवेल। तो थॉमस शेडवेल उस टाइम पे जॉन ड्राइडन का कंटेम्प्रेरी था, तो जॉन ड्राइडन ने उसके ऊपर सटायर किया है इसमें, और उसको उन्होंने एक नॉनसेंस पोइट बोला है। अब थॉमस शेडवेल और जॉन ड्राइडन में उस टाइम पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन थी, वो एक दूसरे के फो या मतलब एक टाइप से दुश्मन थे, क्योंकि जो शेडवेल था वो बिग पार्टी से बिलोंग करता था और ड्राइडन टोरी को सपोर्ट करते थे, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस थी। तो अगेन उन्होंने एक सटायर लिखा द मेडल ऑफ जॉन बेस। तो जो शेडवेल थे वो पोइट लॉरिएट बने जॉन ड्राइडन के बाद 1689 में। नेक्स्ट उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्ले जिनकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। द वाइल्ड गैलेंट, द इंडियन एम्परर, मैरिज द लामोड, ऑल फॉर लव, औरंगजेब, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा। अब एज ए क्रिटिक जो जॉन ड्राइडन ने वर्क्स लिखे थे वो थे ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उनका, और 1668 में पब्लिश हुआ था। जैसे कि जॉन ड्राइडन को फाउंडर ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है, और सैमुअल जॉनसन ने उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी बोला है। तो ये कन्वर्सेशन फॉर्म में लिखा गया है, और इसमें उन्होंने ड्रामा को डिफेंड किया है। उन्होंने बताया कि जो ड्रामा है वो भी पोइट्री की ही फॉर्म है, तो ड्रामा को भी एज ए पोइट्री ही कंसिडर करना चाहिए।
तो जैसे कि ये डायलॉग फॉर्म में है या कन्वर्सेशन फॉर्म में है, तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। निएंडर जो कि ड्राइटन को शो करता है, यूगेनियस, क्राइटस एंड लिसिडियस जो कि अपने अपने डायलॉग की फॉर्म में अपने अपने बात को रखते हैं। एंड ड्राइटन स्कूल ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड करेक्ट स्कूल ऑफ पोइट्री। तो नेक्स्ट हम उनके वर्क्स देखते हैं। तो उनका जो फर्स्ट वर्क है टू हिज सेक्रेड मैजेस्टी, तो ये एक पैनेजेरिक है जो कि 1661 में पब्लिश हुई और इसमें उन्होंने सेलिब्रेट किया है किंग चार्ल्स II की कोरोनेशन को जब उनकी क्राउनिंग सेरेमनी हो रही थी। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पैनेजेरिक है उनकी, टू माई लॉर्ड चांसलर प्रेजेंटेड ऑन न्यू ईयर्स डे। तो ये उन्होंने किंग चार्ल्स II के ही पैनेजेरिक में न्यू ईयर्स के डे के ऊपर लिखी थी। तो 1660 में एक बहुत ही अच्छा काम हुआ उनके टाइम पे कि थिएटर जो थी वो ओपन हो गए थे और ड्रामा को फिर से पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। तो ये ड्रामेटिस्ट बनना एक बहुत ही गुड ऑप्शन थे उस टाइम पे लिटरेरी राइटर्स के लिए। तो ड्रामा से कोई भी अच्छी खासी इनकम बना सकता था, तो उन्होंने भी इस टाइम पे थ्योरेटिकल वर्क किया। तो अब उन्होंने जो वर्क लिखे वो सारे ड्रामा पे बेस्ड थे। तो उनका जो फर्स्ट प्ले उन्होंने लिखा द वाइल्ड गैलेंट जो कि 1663 में पब्लिश हुआ और ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी था जिसके प्रीफेस में ही उन्होंने लिखा द फर्स्ट अटेम्प्ट आई मेड इन ड्रामेटिक पोइट्री। तो उस टाइम पे जो ड्रामा थे उनको ड्रामेटिक पोइट्री बोलते थे। तो जैसे कि इन्होंने एक और वर्क इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क लिखा था द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जिसमें कि इन्होंने ड्रामा की ही बात की थे। तो इसमें इन्होंने एपिलॉग और प्रोलॉग भी लिखे जो कि इन्होंने वर्स के फॉर्म में लिखे थे, पर ये इनका एक सक्सेसफुल प्ले नहीं था। तो सैमुअल पेप्स जो कि उस टाइम पे डायरी लिखा करते थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ करके लिखा था सो पुअर ए थिंग एज एवर आई सॉ इन माई लाइफ। तो उन्होंने अपनी डायरी में इस वर्क को क्रिटिसाइज़ किया था। तो नेक्स्ट वर्क उन्होंने लिखा द इंडियन क्वीन और ट्रेजेडी जो कि 1664 में पब्लिश हुई और ये एक ट्रेजेडी थी जबकि द वाइल्ड गैलेंट जो था वो एक कॉमेडी थी। और ये प्ले उन्होंने सर रॉबर्ट हॉवर्ड के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था एंड जो इसकी सेटिंग थी वो पेरू एंड मैक्सिको में हुई थी। एंड नेक्स्ट उन्होंने लिखा द इंडियन एम्परर और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको बाय द स्पेनियर्ड्स। तो ये इंडियन क्वीन का ही सीक्वल था जो कि 1665 में पब्लिश हुआ और ये भी उनका हीरोइक कपलेट था। जैसे कि उनके सारे प्लेस जो थे वो हीरोइक कपलेट में ही उन्होंने लिखे थे, पर उन्होंने एक प्ले ही ब्लैंक वर्स में लिखा था जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट के ऊपर डील करता है। और आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन ड्राइटन के इंडियन प्लेस के बारे में लिखो। तो ये जो इंडियन क्वीन और इंडियन एम्परर है ये उनके इंडियन प्लेस नहीं है, ये मैक्सिको और पेरू के ऊपर बेस्ड है, इसमें इंडिया की कोई भी बात नहीं की गई। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, पर ये उनके इंडियन प्लेस नहीं है। जो उनका इंडियन प्ले एक है वो हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट वर्क था उनका सीक्रेट लव और द मेडन क्वीन जो कि 1661 में पब्लिश हुआ और ये एक ट्रेजिक कॉमेडी थी और ये वर्क उनका पॉपुलर रहा था। इसमें राइम्ड वर्स, ब्लैंक वर्स और प्रॉज का मिक्सचर था। तो नेक्स्ट उन्होंने लिखा सर मार्टिन मारल जो कि 1667 में पब्लिश हुआ एंड द टेम्पेस्ट ऑफ द एन्चांटेड आइलैंड जो कि कॉमेडी थी। और 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुआ। ये कोई आम फायर नहीं थी, ये 4 दिन तक चली थी जिसमें कि बहुत सारे हाउसेस एंड चर्चेस जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो 1665 से 1666 तक लंदन में एक बहुत ही ग्रेट प्लेग आया जिससे कि थिएटर क्लोज्ड हो गए थे। और ये प्लेग जो था ये 64 के टाइम पे जो ब्लैक डेथ जब बुबोनिक प्लेग था उसके साथ इसको कंपेयर किया गया था। तो जब थिएटर क्लोज हो गए तो अब उन्होंने अपना ध्यान थिएटर से हटा के दूसरे वर्क्स में लगाया। तो इस टाइम पे उन्होंने एक एनुअस मिराबिलस लिखी और फिर उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा जो कि 1667 में लिखा था, पर ये पब्लिश हुआ था 1668 में और ये वर्क था एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। इसमें उन्होंने ड्रामा को अच्छा बताया था। उन्होंने कहा था कि ये पोइट्री की ही फॉर्म है और जो ड्रामा है उसको पोइट्री की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे थिएटर क्लोज हो गए थे तो वो ड्रामा नहीं लिख रहे थे। तो उन्होंने ड्रामा को बताया कि ये पोइट्री की ही फॉर्म है।
नेक्स्ट वर्क उन्होंने लिखा एन इवनिंग्स लव और द मॉक एस्ट्रोलॉजर, जो कि एक टायरेनिक लव ट्रेजेडी थी। और नेक्स्ट था अल्मेयर और आल्माहाइड और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रानाडा, जो कि 1669 में पब्लिश हुई। और ये 2 पार्ट्स में उनकी ट्रेजेडी थी, जिसमें कि स्पेनिश डील किया था उन्होंने स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रानाडा को। और आप इनके जो टाइटल हैं उनको अच्छे से करके जाइए, क्योंकि इनके टाइटल में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट उन्होंने लिखा मैरिज अ ला मोड, जो कि एक कॉमेडी थी, और ये प्रोज ब्लैंक वर्स या हीरोइक कपलेट में लिखी थी उन्होंने। नेक्स्ट था द मिस्टेकन हस्बैंड, जो कि 1677 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट वर्क था द स्टेट ऑफ इनोसेंस, जो कि 1674 में पब्लिश हुआ। और नेक्स्ट वर्क था उनका ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, जो कि एक ट्रेजेडी थी, और ये शेक्सपियर की एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के ऊपर बेस्ड थी। और नेक्स्ट वर्क था उनका औरंगज़ेब, जो कि एक ट्रेजेडी थी और 1676 में पब्लिश हुई। और ये इंडियन मुगल एम्परर औरंगज़ेब के ऊपर बेस्ड थी। और आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि इंडियन प्ले के बारे में लिखो जॉन ड्राइडन के, तो यही उनका एक इंडियन प्ले है जिसमें इंडियन मुगल एम्परर औरंगज़ेब की बात की गई है। जबकि आपको कंफ्यूज करने के लिए इंडियन क्वीन और इंडियन एम्परर का नेम भी देंगे, पर वो इंडियन प्ले नहीं है, वो मैक्सिको और पेरू की सेटिंग है उसमें, और जो इंडियन सेटिंग है वो है औरंगज़ेब में। नेक्स्ट वर्क है उनका थ्रेनोडियो अगस्ट ट्रायल्स, जो कि 1685 में आता है, और इट इज़ कोमेमोरेट्स द डेथ ऑफ किंग चार्ल्स टू। यहाँ पे गलती से 1 लिखा है, बट किंग चार्ल्स टू की डेथ के ऊपर ये लिखा गया था। और इसकी सब टाइटल है इसका अ फ्यूनरल पिंडारिक पोइम सेक्रेड टू द हैप्पी मेमोरी ऑफ चार्ल्स। थ्रेनोडी मीन्स पोइम ऑन मॉर्निंग कंपोज्ड एज अ मेमोरियल टू डेथ पीरियड। तो इसमें मॉर्निंग की गई है किंग चार्ल्स टू की डेथ के ऊपर। तो इसके बाद जो जेम्स टू थे वो किंग बनते हैं। एंड ही ऑल्सो रोट द डिस्कोर्स ऑन सटायर। नेक्स्ट हम उनकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस देखते हैं। द वर्क ऑफ वर्जिल, जो कि 1697 में पब्लिश हुई। और फेबल्स एंशियंट एंड मॉडर्न, जो कि 1700 में पब्लिश हुई थी उनकी ट्रांसलेशन। और ओड्स लिखी थी उन्होंने कुछ, दैट इज सॉन्ग्स फॉर सेंट सिसिलियास डे एंड द एलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक। अब ये तो थे उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स। अब हम उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दैट ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज कलेक्टर ऑफ पोर्ट ऑफ लंडन। तो उनको पोर्ट ऑफ लंडन का कलेक्टर भी अपॉइंट किया गया था। एंड ही वॉज इन सम रिस्पेक्ट अकिन टू बेन जॉनसन। एंड थॉमस शेडवेल जो थे, जो मैंने आपको बताया, वो उनके फो थे। एंड ही बिगन हिज लाइफ्स वर्क विद पोइट्री एंड कंक्लूड इट विद पोइट्री। तो उन्होंने पोइट्री से स्टार्ट किया अपने लाइफ का वर्क और पोइट्री से ही कंक्लूड किया। तो पिप्स जो डायरी लिखा करते थे, उन्होंने अपने डायरी में ये रिकॉर्ड लिखा that he met Mr. Dryden the poet and he remained Mr. Dryden the poet till the day of the death। तो निहुम टाटे जो थे, ही वॉज द सैटेलाइट ऑफ ड्राइडन। तो वर्ड्सवर्थ ने उनके बारे में कहा कि आई एडमायर ड्राइडन्स टैलेंट एंड जीनियस ग्रेटली बट ही इज़ नॉट अ पोइटिक जीनियस। एंड उसकी फैमिली जो थी, उन्होंने पहले तो उसको वेस्टमिंस्टर स्कूल में भेजा और बाद में कैम्ब्रिज में भेजा। तो उनकी जो रेस्टोरेशन जो पोइट्री थी, उसमें जो हीरोइक कपलेट था उसके वो सुप्रीम मास्टर माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने खुद भी अपने जो सारे वर्क थे वो हीरोइक कपलेट में ही लिखे थे। और उन्होंने स्टार्टिंग में तो अपनी अर्ली पोइट्री कंसेप्ट और मेटाफिजिकल के ऊपर बेस्ड लिखी थी, पर बाद में उन्होंने अपने आप को इस फॉल्स स्टाइल या आर्टिफिशियल स्टाइल से अपने आप को फ्री कर लिया था, जो कि मेटाफिजिकल राइटर्स जिस स्टाइल को फॉलो करते थे। और बाद में उन्होंने जो अपना खुद का स्टाइल जिसमें उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, उसने क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की फाउंडेशन रखी। No one, nor Milton or Marvell, not Brownie or Burton, not even Clanter could touch the subtlety, the mastery, and the ironic of his prose. In the case of prose, he had one rival, which is John Bunyan. Dr. Johnson said before the time of Dryden, there was no poetic diction, no system of words. He married with Lady Elizabeth in 1663. And he is known as the greatest man of a little age. In 1670, he also obtained the post of historiographer royal.
Dr. Johnson said Dryden may be properly considered as the father of English criticism. Dr. Johnson said modern English prose begins here after reading his essay of dramatic poesy. The purpose of essay of dramatic poesy, according to Dryden, was to vindicate the honor of our English writers from the censure of those who unjustly prefer the French. He is best known as a stylist. He made his mark in the field of poetry, prose, and drama. Dryden said, "'Tis well, an old age is out, and time to begin anew." He was the chief protagonist and writer of heroic tragedy of Restoration Age. After Sidney's defense, his essay of dramatic poesy is the defining text of the early modern literary imagination. His poetry divided into political satire, doctrinal poems, and the fables. He died in 1700 and was buried near Chaucer in Westminster Abbey. In his critical work, Essay of Dramatic Poesy, he presented a model of a new prose which was completely different from Bacon, Milton, and Browning. So, this is all about John Dryden's work, his life, and his biography. So if you like my video, please subscribe this channel and also share it with your friends. Thanks. Have a nice day.